Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the linear algebra course. मैथ बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और वो तमाम टॉपिक्स जो कि एक मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी हो सकते हैं इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। इस सेशन पे हम जानेंगे कि ग्राम श्मिट प्रोसेस क्या चीज़ है और ये किस तरह से मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग में इन्वॉल्व है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उसके क्लिक करने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियो विद सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ कंप्लीट मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन PPT स्लाइड कोड वो तमाम मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद आप फ्रीली इन चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोड अपलोड किया जाएगा आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं ग्राम श्मिट प्रोसेस का कि एक्चुअली है क्या और ये किस तरह से काम करता है। तो प्रीवियस सेशंस तक जब हमने अपने लीनियर अलजेब्रा को कोर्स को स्टार्ट किया है तो हमने वेक्टर और मैट्रिसेस के डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स यूज़ किए या डिफाइन किया है, उसको अंडरस्टैंड किया। इनमें से एक ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल प्रोसेस या ऑर्थोगोनल वेक्टर भी था। तो हम सबसे पहले तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमें कुछ बेसिस वेक्टर मौजूद हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर स्पेस V है और इसमें कुछ बेसिस वेक्टर हैं V1, V2, V3 टिल Vn। अगर मैं इन बेसिस वेक्टर को जो कि वेक्टर स्पेस V पे मौजूद हैं उसे कन्वर्ट कर दूं U1, U2, U3 टिल UN, तो ये जो बेसिस वेक्टर हैं जो V1 से U1 के फॉर्म पे कन्वर्ट होकर आए, इन कन्वर्टेड वेक्टर का ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल होना ज़रूरी है। इसी होल प्रोसेस को ग्राम श्मिट प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस के अंदर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं ताकि हम अपने वेक्टर स्पेस बेसिस वेक्टर को ऑर्थोनॉर्मलाइज कर सकें, ठीक है। और नॉर्मलाइज करने के बाद हम उन वेक्टर स्पेस वैल्यूज को अपने किसी मॉडल या प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकें जो आगे जाने के बाद हमें मजीद बेहतर तरीके से इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आएगी। तो ये होल प्रोसेस ग्राम श्मिट प्रोसेस है जिसमें वेक्टर स्पेस V1 से Vn तक की तमाम वैल्यूज़ को हम U1, U2, U3 टिल UN वेक्टर बेसिस वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल होना चाहिए। वेक्टर स्पेस क्या है ये हम जान चुके हैं प्रीवियस सेशंस तक। अगर आप ये चैनल पर नए हैं और आपने ये वो तमाम वीडियो सेशन नहीं देखी है तो हाईली रिकमेंड वो तमाम वीडियो सेशन ज़रूर देखें जिसके अंदर हमने ये तमाम बेसिक चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अब हमने ग्राम श्मिट प्रोसेस को समझ लिया, अब हम बुकिश लैंग्वेज को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और रियल लाइफ उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि ये प्रोसेस हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। So what is a Gram Schmidt process? It is a method for orthonormalizing. That's one of the important concept. It is a process for the orthonormalizing a set of the vector in an inner product space, most commonly the Euclidean space of R to power n vector space equipped with the standard inner product. The Gram Schmidt process takes a finite linear independent set of the vector which mean V1 to Vn जो अभी हमने देखा for n is less than equal to n and generate an orthogonal set U1 to UN or UK you can say that span the same k dimension subspace of the vector space NS set S। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने वेक्टर स्पेस इनर स्पेस में रहते हुए उस वैल्यूज वेक्टर बेसिस वेक्टर को ऑर्थोनॉर्मलाइज करते हैं और उनके डायमेंशन को वही रहने देते हैं यानी उनकी क्वांटिटी को, लेकिन वो ऑर्थोगोनल सेट्स में कन्वर्ट हो जाता है U1 to UK। इसके बाद लास्ट में हमारे पास मेंशन है कि द ग्राम श्मिट प्रोसेस इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ लीनियरली independent vectors, that's an important concept, into a set of the orthonormal vector forming an orthonormal basis. It allows us to check whether a vector is a set or linearly independent or not. So that is a basic focus to use a Gram Schmidt process in a linear algebra or the machine learning. अब इसे समझने के लिए हमें कुछ इसके रूल्स जानना ज़रूरी हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस वैल्यूज़ मौजूद हैं V1, V2, V3 किसी भी वेक्टर स्पेस के, तो हम उसे किस तरह से ऑर्थोनॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप नंबर 1 में ये है कि जो आपके पास वेक्टर स्पेस है V1 से लेकर Vn तक के, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डायमेंशन वेक्टर है, 4 डायमेंशन कॉलम वेक्टर है, 5 डायमेंशन है, उस रिस्पेक्ट से ये फॉर्मूला या स्टेप एक्सटेंड होंगे। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो
वेक्टर स्पेस 2 पे है, यानी हमारे पास कॉलम वेक्टर 2 वैल्यूज होंगी x एंड y। तो इस वक्त हम स्टेप नंबर 1 और 2 को यूज करेंगे, लेकिन रिमेंबर अगर हमारे पास स्टेप 3 डायमेंशन पे 4 में है तो इसी तरह से ये फॉर्मूला या स्टेप एक्सटेंड होता जाएगा। क्या है ये? सबसे पहले जो आपके पास वेक्टर बेसिस v1 है, जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, जो भी वेक्टर, उसको आप एज्यूम करेंगे वही आपका u1 भी है। उसके बाद जब आप v2 के स्टेप पे जाएंगे तो आप u2 को, ठीक है, लेंगे और u2 को माइनस करेंगे u2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1, देन डिवाइड बाय नॉर्म फॉर्म ऑफ द वेक्टर 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय द वेक्टर v1। इसी तरह अगर आप स्टेप 3 को प्रेफर करें तो v3 बराबर हो जाएगा u3 माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ u3 v1 नॉर्म फॉर्म मल्टीप्लाई बाय वेक्टर v माइनस u3 v2 नॉर्म फॉर्म v2। इसी तरह अगर आप v4 की बात करें, अगर मैं v4 के स्टेप पे जाता तो यहां पर u4 माइनस u4 डॉट v2 डॉट प्रोडक्ट एंड v1 और इसी तरह सो ऑन, ये एक्सटेंड होता जाता और इसी तरह से वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राम श्मिट के प्रोसेस को समझना था और बेसिक एग्जाम्पल के साथ बाकी चीज़ें ये कंप्यूटेशनल खुद ही परफॉर्म करके हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मॉडल करके दे रहा होता है। तो अब इसकी एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ जाएं कि ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल के क्या स्टेप्स हैं। तो इसके लिए हमने एक विकिपीडिया से मैंने एक एग्जाम्पल ली है जिसमें हमारे पास वेक्टर स्पेस v1 एंड v2 कॉलम वेक्टर में 2D के फॉर्म पर मौजूद है, यानी वेक्टर स्पेस R2 है। और पहले फॉर्मूले के मुताबिक हमने u1 को अज्यूम किया वही वैल्यू जो कि 3-1 थी, तो हमने 3-1 यहाँ पर अप्लाई कर दिया सेम, तो u1 आ गया। u2 के लिए हम v2 की वैल्यू लेंगे जो कि यहाँ पर मौजूद है u2, तो हमने u2 की वैल्यूज यहाँ पर पुट की, तो v2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ द u1 v2 जो कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको वहाँ बाय वर्ड लिखा गया है प्रोजेक्शन वैल्यू। उसके बाद हमने 2/2 यानी v2 की वैल्यू डायरेक्टली लिखी, प्रोजेक्शन ऑफ द वैल्यूज, और उसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस जान चुके हैं प्रीवियस सेशन पर। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं इस चैनल पर और सारी चीज़ें वीडियोज़ देख रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स आपको पता होंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर नॉर्म क्या है और वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हो रहा है या फिर सॉल्व किया जा रहा है। तो डायरेक्टली हमारे पास जो आंसर वैल्यू आया u2 का वो -2 डिवाइड बाय 5 एंड 6 डिवाइड बाय 5 आया। अब वी चेक दैट द वेक्टर u1 एंड u2 आर इंडीड ऑर्थोगोनल। अब हमें चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं बताता चलूं कि ये जो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन पे ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल बताया था, तो हमारे पास ऑर्थोगोनल ऐसा वेक्टर होता है जिसमें वेक्टर a एंड b परपेंडिकुलर होते हैं और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो 30 होता है, और यही वजह है कि जब हम a डॉट b मालूम करते हैं तो ये 0 के बराबर आता है। इसी तरह ऑर्थोगोनल वेक्टर भी हमारे पास इसी तरह से होता है a और b, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो 90 होता है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म पर होता है और इस यूनिट वेक्टर के लिए इनका जो मैग्नीट्यूड आता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो ये फर्क है ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल में। तो अब हमें नॉर्मलाइज करने के लिए या ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई करने के लिए देखना होगा कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो ऑर्थोगोनल करने के लिए हमने इन दोनों को यहाँ पर पुट करके वैल्यूज इनकी ऐड की, यानी जो u1 की वैल्यू थी और u2 की वैल्यू थी, इनको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। नथिंग दैट इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन दे आर ऑर्थोगोनल। और अभी हमने डेफिनेशन पे यहाँ पर देखा कि इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ऑर्थोनॉर्मल हो या ऑर्थोगोनल हो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा। इसके बाद फॉर नॉन जीरो वेक्टर वी कैन नॉर्मलाइज द वेक्टर बाय डिवाइडिंग आउट द साइज एज शोन अबव, यानी जो इनका साइज है ओवरऑल उससे आप इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड हो जाए। यानी हमारे पास जो u1 है वो 3 and 1 था और u2 जो आया था एट लास्ट अगर आप देखें यहाँ पर तो वो ये था। अब हमने क्या किया, 1 डिवाइड बाय √10 जो है या 1 डिवाइड बाय √40/25 जो है वो आपके u1 और u2 का नॉर्म है। ठीक है, यानी जो आप नॉर्म निकालते हैं √x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 वो वैल्यूज है। तो आप अपने u1 को नॉर्मलाइज करने के लिए यानी ऑर्थो नॉर्मलाइज करने के लिए उसके नॉर्म से डिवाइड कर रहे हैं और एट लास्ट जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर e1 या e2 की, ये वो वही वैल्यू होगी जो हम नॉर्म फॉर्म के जरिए से मालूम करना चाह रहे थे। यानी ये वो वेक्टर स्पेस वैल्यू होगी जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की। तो इस तरह से हमने ये जाना कि ग्राम श्मिट प्रोसेस क्या है,
किस तरह से ये आपके वेक्टर स्पेस में मौजूद बेसिस वेक्टर को ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहा होता है, जिसके ज़रिए से हम अपनी वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर इन चीज़ों की जो यूजेज हैं वो हम देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसको नॉर्मलाइज या ऑर्थोनॉर्मलाइज किया जा सकता है या नहीं, इसके लिए प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इंटरनली इन प्रोसेस को भी हम ज़्यादातर जब हम अपने डेटा सेट वैल्यू या इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन के अंदर वेक्टर स्पेस को कन्वर्ट करने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जो इन फ्यूचर हम डायमेंशन रिडक्शन देखने वाले हैं, जहाँ पर आप अपने एक मैट्रिक्स वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर्म पे कन्वर्ट करना चाहते हो, जिसमें फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट या डीकॉम्पोजिशन आता है, उसके ही ये स्टार्टिंग स्टेप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम नॉर्मलाइज कर सकें अपने वेक्टर को बाय यूजिंग any different approaches. So hope you will understand about the Gram-Schmidt process, how it's work inside the linear algebra for the machine learning or the deep learning. फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूंगा आपको इस सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से इसी तरह आपको बर वक्त जानकारी मिले और नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। थैंक यू।